नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि आज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंटरव्यू क्वेश्चंस बोलते हैं उनको। कहीं पर भी जब आप जॉब के लिए जाते हो तो कुछ इंटरव्यू के बेसिक्स क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू और इनकम, इनमें क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू वो टोटल इनकम है या वो टोटल मनी है जो बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सोल्ड करने के बाद में हासिल करता है, अचीव करता है, प्राप्त करता है। तो वो टोटल इनकम है, बिजनेस की वह टोटल इनकम है रेवेन्यू कि बिजनेस अपने प्रोडक्ट को और सर्विस को सोल्ड करने के बाद में प्राप्त करता है, तो उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और इनकम, रेवेन्यू के अंदर से जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और जो टैक्सेस लगे हैं उन्हें अगर हम इस रेवेन्यू में से घटा दें तो हमें इनकम की प्राप्ति होगी। इनकम को हम रेफर कर सकते हैं नेट प्रॉफिट में। व्हाट रिमेन्स अबाउट expenses and taxes after expenses and taxes subtracted revenue। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस और टैक्सेस को घटाने के बाद में जो बचता है रिमाइंडर, उसे हम इनकम कह सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 2 एग्जांपल्स बताइए। तो पर्सनल अकाउंट, सबसे पहले बात आती है कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं। एग्जाम्पल की बात तो बाद में है, सबसे पहले तो दिमाग में यह क्लिक करना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट जिसके अंदर किसी पर्सन से रिलेटेड बात की जाती है, जैसे मोहन, सोहन, गीता, रविता, सविता, सुमित, रवि, किशन, मोहन, ये सारे जो पर्सन होते हैं, पर्सन से रिलेटेड नेम होते हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। पर्सनल अकाउंट का नियम होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को नाम करें और देने वाले व्यक्ति को जमा करें। तो इसके 2 एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोई भी 2 एग्जांपल, जैसे हेमंत, रवि, ये 2 एग्जांपल पर्सनल अकाउंट के। तो दोस्तों, आपसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के 2 एग्जांपल्स दीजिए। तो सबसे पहले बात आती है कि रियल अकाउंट क्या होते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिसके अंदर एसेट्स और प्रॉपर्टीज, इन दोनों की बात की जाए तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। जिसके अंदर एसेट्स या प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। हाँ, तो रियल अकाउंट का जो नियम है, रूल है, वो है जो वस्तु व्यापार में आती है उसे तो हम करेंगे डेबिट, और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे करेंगे क्रेडिट। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो इसके 2 एग्जाम्पल आप दे दीजिए, मशीनरी और कैश। ये दोनों ही रियल अकाउंट के अंदर शामिल होते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें केवल 2 एग्जाम्पल देने थे, सो हमने दे दिए। आपसे चौथा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इट मीन्स नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। तो सबसे पहले बात आती है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आप सम्मिलित की जाती है लॉस, एक्सपेंसेस, गेन, इनकम, ये जो चारों चीज़ें हैं ये सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर शामिल की जाती है। नॉमिनल अकाउंट के जो रूल होते हैं उसके अंदर यही रूल है, लॉस और एक्सपेंसेस को तो करो डेबिट, गेन और इनकम को करो क्रेडिट। तो इसके अंदर 2 एग्जांपल दे दीजिए। जैसे सैलरी है, सैलरी एक खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल के अंदर शामिल होगा। इनकम के अंदर देखिए कमीशन रिसीव्ड, ये आय है, गेन है, जो भी है, तो ये नॉमिनल अकाउंट में शामिल की जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन पे। तो 5th क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आप एक परचेज की एंट्री कीजिए, आपने यदि माल उधार में खरीदा है तो दोस्तों परचेज की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू। आपने अगर उधार खरीदा है तो यहाँ पे क्रेडिटर का नाम, क्रेडिटर अकाउंट, ये एंट्री होगी। अगर आपने केस में माल खरीदा है तो क्रेडिटर की जगह केस का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों ये है 5th क्वेश्चन का आंसर। 6th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए तो उसकी क्या एंट्री करोगे। तो इसकी दोस्तों एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
आपने बैंक में रुपये जमा कराए तो बैंक बढ़ा है आपका, तो बैंक को हम डेबिट करेंगे, और आपके पास से कैश गया है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। 7th क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा शब्द का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री है, उसे हम रेफर कर सकते हैं अपोजिट साइड। इट मीन्स एक ट्रांजेक्शन को हम एक बुक में 2 अलग अलग कॉलम में शो करते हैं, दर्ज करते हैं, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कह सकते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री के 2 एग्जांपल बता रहा हूँ, उनके आधार पर हम कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं। जैसे आपने बैंक में कैश जमा करवाई या आपने बैंक से विड्रॉल किया कैश, विड्रॉन कैश, अगर आपने बैंक में जमा कराए, डिपॉजिट कराए कैश, या बैंक से आपने कैश को विड्रॉल किया, तो ये इन 2 एंट्रियों को हम कॉन्ट्रा एंट्री के जरिए शो करेंगे। डबल कैश बुक में आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों ये है कॉन्ट्रा। अब बात करते हैं आगे बीआरएस के बारे में। बीआरएस की फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दीजिएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और बीआरएस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बैंक पासबुक और कैश बुक के बैलेंस के डिफरेंस को शो करता है, उसे हम बीआरएस कह सकते हैं। बीआरएस को हम कभी भी बना सकते हैं, और बीआरएस के रिकंसाइल के लिए हमें पासबुक और कैश बुक इन 2 बैलेंस की आवश्यकता होगी। बीआरएस को कौन बना सकता है? अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, बीआरएस को कौन बना सकता है? तो बीआरएस को कंपनी का अकाउंटेंट बना सकता है। अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी के द्वारा अकाउंटेंट होता है, वो आपका बीआरएस बना सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बीआरएस बनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बीआरएस बनाने के देखिए, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था बीआरएस वाले टॉपिक में, आज फिर बता रहा हूँ। बीआरएस बनाने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक जारी किया लेकिन पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर। आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड किया है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया है, या बैंक ने कोई एक्सपेंसेस है, कोई चार्जेस है, बैंक के चार्जेस हैं वो अलाउड किए हैं, या हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक के खाते में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया है, या बैंक ने हमारे खाते से हमारी इंस्ट्रक्शन के बगैर हमारे खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इन कारणों से बीआरएस है वो बनाया जा सकता है। दोस्तों आपको डेप्रीसिएशन के बारे में पूछा जा सकता है कि डेप्रीसिएशन को फाइंड करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो डेप्रीसिएशन फाइंड करने के आपको 2 मेथड्स बताए थे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड को भी हम 2 अलग अलग नाम से जानते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ये 2 नाम और भी हैं। तो अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर डेप्रीसिएशन फाइंड करो तो उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। एसेट्स की लागत और जो स्क्रैप वैल्यू एसेट्स का वो उसमें से लेस हो जाएगा, और बटे में जो संपत्ति का जो जीवन काल है वो आ जाएगा। इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड कर सकते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड करने का फॉर्मूला देखिए क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई रिटन डाउन वैल्यू, ये फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो और रिटन डाउन वैल्यू जो प्रीवियस ईयर में जो हमारी संपत्ति का जो रिटन डाउन वैल्यू है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस प्रकार से रिटन डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगा। दोस्तों फीफो मेथड है, वो पिछली ही वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक हमारे पास पहला पड़ा है, जो स्टॉक हमारे पास पहले तौर पर पड़ा है उसे हम पहले सोल्ड करेंगे, तो ये फीफो है। लीफो के अंदर आपसे पूछा जाता है लीफो क्या है। लीफो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो स्टॉक हमारे पास लास्ट में आया है उसे हम पहले सोल्ड करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दोस्तों वेटेड एवरेज के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट इज द वेटेड एवरेज मेथड्स इन स्टॉक वैल्यूएशन। तो दोस्तों वेटेड एवरेज जो मेथड है वो रिकैलकुलेट करता है एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ईच टाइम ए न्यू डिलीवरी ऑफ स्टॉक इज रिसीव्ड। जब
स्टॉक हम रिसीव्ड करेंगे तो उस टाइम पे हमें गुड्स की जो कॉस्ट है उसका एवरेज हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा और उसी के आधार पर हम उसे इश्यू करेंगे, जारी करेंगे, सोल्ड करेंगे। तो दोस्तों ये था वेटेड एवरेज मेथड। दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू यू मीन बाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनके बारे में पूछा जा सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो एक अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर्ड नहीं होता, बल्कि एक अकाउंटिंग पीरियड से भी ज़्यादा चलता रहता है। सिंपल वे में देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है ऐसा खर्चा जो हम एक बार करते हैं और उसका लाभ हमें एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा वर्षों में मिलता है, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने ज़मीन खरीदी, परचेज ऑफ लैंड, या हमने बिल्डिंग खरीदी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, या हमने किसी वाहन, किसी व्हीकल में पेट्रोल ड्रिवन इंजन को निकालकर डीजल ड्रिवन इंजन उसमें रिप्लेस करवा दिया। तो इस प्रकार के एग्जांपल्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो वन अकाउंटिंग पीरियड में ही एक्सपायर हो जाता है, मतलब ऐसा खर्चा जो हम एक बार करते हैं और वो हमें एक साल के भीतर उसका प्रॉफिट हमें मिल जाता है। जैसे हमने गुड्स परचेज किया रीसेल के पर्पज़ से, तो उसे हम एक साल के भीतर बेचने की कोशिश करेंगे, न कि एक साल से ज़्यादा के ऊपर हम उस पर बेचेंगे। तो एक तो ये एग्जांपल है दोस्तों, सैलरी, रेंट, रिपेयर, रिन्यूअल, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत जो ये वन अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर हो जाते हैं। पूछा जा सकता है कि कोटेशन क्या होता है। कोटेशन वो इंस्ट्रूमेंट होता है, राइटिंग का वह इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल होती है। कौन कौन सी डिटेल्स? गुड्स की डिटेल्स होती है कि गुड्स का डिस्क्रिप्शन क्या है, गुड्स का नेम क्या है, गुड्स की क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है। तो ये सब चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट के अंदर होती है उसे हम कोटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं परचेज ऑर्डर की। परचेज ऑर्डर के बारे में दोस्तों आपको पता है कि परचेज ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो हम एक सप्लायर को करते हैं। परचेजर है वो सप्लायर को एक ऑर्डर देता है कि इतना माल और इस क्वांटिटी का माल हमें आप सप्लाई कीजिए, तो उसे हम परचेज ऑर्डर कहते हैं। एक रिक्वेस्ट होती है परचेजर के द्वारा एक सप्लायर को। चालान है दोस्तों, बात करते हैं चालान की। चालान सप्लायर है, वो गुड्स डिलीवर्ड करता है तब उसके साथ भेजता है, चालान की कॉपियां भेजता है। चालान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यह बताता है कि यह माल हमने, इतना माल जो आपने ऑर्डर के अंदर लिखवाया था वो माल हमने आपको भेज दिया गया है और हमारे यहाँ से डिलीवर्ड हो गया है, तो वो डॉक्यूमेंट चालान होता है। अब आगे बात करते हैं डेबिट नोट की। तो दोस्तों डेबिट नोट परचेजर तैयार करता है। डेबिट नोट है वो परचेजर तैयार करता है। परचेजर जब माल परचेज करता है तो वो सारा माल परचेज करने के बाद में उसे अगर कुछ लगता है कि हमारे माल में कुछ ऐसे पीस हैं, कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो डिफेक्टिव है, तो वो उन्हें वापस कर देता है, सप्लायर को वो उन्हें वापस कर देता है। तो एक डेबिट नोट तैयार करता है, एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिसे हम डेबिट नोट कहते हैं। दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि एनईएफटी क्या है। एनईएफटी का फुल फॉर्म तो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक वे से बैंक ब्रांच से फंड का यानी पैसे का ट्रांसफ़र किसी इंडिविजुअल को, किसी फर्म को, किसी कॉरपोरेटिव संस्था को किया जाना एनईएफटी कहलाता है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वाउचर क्या होता है। वाउचर एक वह है, वाउचर को हिंदी में बोलते हैं प्रमाणक। प्रमाणक वो होता है जो आपका पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन वाउचर है। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग यूटिलिटीज़। इंटरनेट बैंकिंग की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, उससे पहले बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है। इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना यानी बैंकिंग की जो फैसिलिटी है वो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं, उसे ही हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की जो यूटिलिटीज़ होती है, जो उपयोगिता होती है वो देखिए। सबसे पहले आप इंटरनेट बैंकिंग में आप अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन देख सकते हैं, चेकबुक का ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं फंड को, पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी बिल का पेमेंट आप कर सकते हैं, लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उसका पेमेंट आप कर सकते हैं, और भी इसके फ़ायदे हैं, यूटिलिटीज़ हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा,
एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और इन 20-25 क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना